नमस्कार दोस्तों। आज नवा चैप्टर शुरू करते हैं जी। नया चैप्टर ट्रेशियल इकोसिस्टम। हमने काफ़ी हद तक इसको पहले पढ़ चुके हैं जी हम इसे, और थोड़ा अब डिटेल में देखेंगे। ट्रेशियल इकोसिस्टम, कुछ चीज़ें रिपीट होगी तो अच्छी बात है, इसी बहाने हमको और याद हो जाएगा। ट्रेशियल का क्या मतलब था जी? लैंड वाला इकोसिस्टम। तो लैंड वाले इकोसिस्टम को हम किस में डिवाइड करते हैं? बायोम्स में। जी हमने पढ़ा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा अब देख लेते हैं। ट्रेशियल इकोसिस्टम जो कि ज़मीन के ऊपर वाला इकोसिस्टम होता है। तो जहाँ पर मेन फैक्टर क्या होते हैं जो कि इस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, वो होते हैं कि उसमें मॉइस्चर कितना है, कितनी बारिश होती है, और वहाँ का टेम्परेचर कितना है। ठीक। और इस सिस्टम को हम किस में डिवाइड करते हैं जी? बायोम्स में। बायोम, टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, डेजर्ट बायोम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे। ओके, पहले था जी टुंड्रा। याद करो कहाँ था टुंड्रा? टुंड्रा बिल्कुल ध्रुवों के पास, नॉर्थ पोल के पास। साउथ, देखो ये धरती है ना, तो धरती के ये जो पोल हैं ये बहुत ठंडे होते हैं, तो उसके आसपास वाला एरिया। तो क्योंकि जो कॉन्टिनेंट है, धरती है, वो नॉर्थ पोल के पास है, साउथ पोल के पास कॉन्टिनेंट नहीं है जितना, इसलिए हम नॉर्थ के पास ही टुंड्रा बायोम की बात करेंगे। टुंड्रा का मतलब होता है जी बेरन लैंड। बेरन, जहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होता, बंजर जमीन। तो जहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं बहुत सख्त होती हैं, बहुत अधिक ठंड पड़ती है, तो कुछ भी वनस्पति वगैरह नाम मात्र होती है जी। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। टू टाइप्स के होते हैं टुंड्रा। एक तो ध्रुवों के पास, उत्तरी ध्रुव के पास, आर्कटिक के पास, आर्कटिक। और दूसरा है जी अल्पाइन। अल्पाइन, अल्पाइन का मतलब पहाड़। पहाड़ के ऊपर भी जब हम जाएंगे तो ठंड होती है जी। तो अगर तो नॉर्थ पोल के पास है तो उसे कहते हैं आर्कटिक टुंड्रा। तो अगर किसी पहाड़ पे है, पहाड़ों में ठंड होती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ उसे कहते हैं अल्पाइन टुंड्रा। ठीक है जी। तो आर्कटिक टुंड्रा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। तो ये पोलर आइस के नीचे एक कॉन्टिन्यूस बेल्ट होती है। ये देखिए, ये लाइट ब्लू कलर देखिए, स्काई ब्लू कलर, ये क्या है आपका? आर्कटिक टुंड्रा है ये सारा। ओके, जहाँ से लेकर जहाँ तक ये सारा, जहाँ जहाँ जमीन है पोल के पास, ध्रुवों के पास, ये क्या हो गया जी? आपका आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है जी। पोलर आइस कैप के नीचे और ट्री लाइन के अबव। देखो, जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो एक समय आता है, एक जगह आती है जब जो वृक्ष है वो नहीं पाए जाते। तो जहाँ तक वृक्ष पाए जाते हैं उसे कह देते हैं ट्री लाइन। तो जहाँ जहाँ तक ट्री पाए जाएंगे, तो इस ट्री लाइन के ऊपर वाला एरिया हो जाएगा आपका टुंड्रा। ओके जी, ये बात समझ लेनी आपने। तो कौन कौन से एरिया हो गए जी? कनाडा का एरिया, अलास्का, ठीक है ना, जहाँ पर अलास्का है ये। तो रशिया, साइबेरिया, और कुछ कुछ ऐसे आइलैंड जिनके आसपास समुद्र है, इस ये पूरा एरिया हो गया जी। सिंपली आप ऐसे दिमाग में याद रख लेना जी। ओके, तो अल्पाइन टुंड्रा में क्या आएंगे जी? हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो ये सभी लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, ये सभी लैटिट्यूड में पाए जाते हैं। सिंपली हम कह लें कि धरती के किसी भाग में भी अल्पाइन टुंड्रा हो सकते हैं। ओके, टू अवॉइड द लॉस ऑफ हीट, क्योंकि जहाँ पर ठंडक बहुत है तो जितनी भी बॉडी में हीट है वो कम से कम बाहर जाए। तो इनका जो सरफेस टू बॉडी रेशियो होती है ना, जो सरफेस के हिसाब से, सरफेस टू बॉडी, ये जो होती है ना, वो ऐसी हो, ये ज़्यादा होनी चाहिए। बॉडी वेट के हिसाब से सरफेस ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ सोच के देखो, ये एक छोटा एनिमल है, ठीक है जी, और ये एक बड़ा एनिमल है। अब जरा सोच के बताना कि वेट के हिसाब से सरफेस इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है। तो आप पाओगे कि वेट के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से जो सरफेस है ना, वो किसका ज़्यादा है? सॉरी, ज़्यादा नहीं कहना, कम कहना है, क्योंकि सरफेस ज़्यादा होगा ना जिसका, देखो सरफेस इसका ज़्यादा है वेट के हिसाब से, तो जिसका जितना सरफेस ज़्यादा होगा ना, तो वो
उतनी ही हीट रिलीज करेगा। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि कुदरत के हिसाब से जहाँ पर ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जिनका सरफेस एरिया, बाहर का सरफेस एरिया बॉडी के हिसाब से कम हो, तो इसलिए जहाँ पर लार्ज बॉडी साइज वाले, स्मॉल टेल वाले और स्मॉल कान वाले जानवर पाए जाते हैं। कान स्मॉल होंगे, पूंछ स्मॉल होगी और साइज अधिक होगा, उससे क्या होगा, अंदर की हीट ज़्यादा होगी और सरफेस कम होगा। ये कंसेप्ट समझा ना कि इसमें क्या है, बॉडी के हिसाब से सरफेस ज़्यादा है, इसमें बॉडी के हिसाब से, वेट के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से सरफेस कम है। सरफेस टू बॉडी वेट, सरफेस टू वॉल्यूम रेशो को हमने देखना होता है। तो इससे क्या होता है कि इनकी बॉडी से हीट कम बाहर जाती है, जितनी हीट है वो अपने में समा कर रखते हैं। ठीक है जी, ये बात होगी। अच्छा, आगे हम बात करते हैं जी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हम जनरली 3 कैटेगरी में, मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कॉनिफरस फॉरेस्ट, ठंडे इलाकों वाले, टेम्परेट फॉरेस्ट, मीडियम, जहाँ ना अधिक ठंड ना अधिक गर्मी, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, भूमध्य रेखा के पास। देखो ये धरती है, ठीक है जी, तो जो जहाँ होंगे वो होंगे कॉनिफरस, जो जहाँ होंगे वो होंगे टेम्परेट, और जो भूमध्य रेखा के पास होंगे वो होंगे ट्रॉपिकल। ठीक है जी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे। तो जनरली ये अरेंज होते हैं नॉर्थ टू साउथ। पूरे नॉर्थ में होगा कॉनिफरस, उससे थोड़ा नीचे टेम्परेट, उससे नीचे ट्रॉपिकल। ये एक जनरल अरेंजमेंट है जी। ओके, पढ़ते हैं धीरे धीरे। पहले बात करते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट की। कॉनिफरस, इसे बॉरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। याद करो कौन से थे बॉरियल फॉरेस्ट, ये थे टैगा वाले। तो इसमें रेनफॉल क्या है, हाई होती है, ठंड रहती है, लॉन्ग विंटर होते हैं, गर्मियाँ, समर शॉर्ट होते हैं, और कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं। कैसे, ऐसे कोन टाइप, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, ऐसे कोन टाइप फॉरेस्ट होते हैं, और एवरग्रीन होते हैं जनरली। ये एवरग्रीन, डेसिडुअस नहीं होते। डेसिडुअस क्या होते हैं जी, जो पत्ते गिरा देते हैं एक मौसम में। ये अपने पत्ते एक पर्टिकुलर मौसम में नहीं गिराते, ये सदाबहार प्लांट होते हैं। इनमें स्प्रूस, फीर, पाइन वगैरह इनकी एग्जाम्पलें हैं। इनकी फोटो में हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। एनिमल की बात करें, फौना की बात करें, लाइनक्स, वॉल्फ, बियर, रेड फॉक्स, पॉर्क्यूपाइन, स्क्वेरल वगैरह होते हैं। अगर आपको लगे कि ये लाइनक्स क्या है, तो वीडियो पॉज करना और गूगल में फटाफट उसकी फ़ोटो देख लेना। यूपीएससी की तैयारी ऐसे ही है जी, सब कुछ मेंटर बताएगा, आप बैठे बस एक वीडियो की तरह देखोगे, ऐसे कभी कभी बात नहीं बनती। एक स्टेप आपने भी लेना है। नहीं समझ लगी, फटक से उसके गूगल में जाकर फोटो देख लो जी, उसको, उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लो। ओके जी। और जहाँ की जो सॉइल होती ना, वो थिन पॉट ज्वेल्स होती है, थिन पतली पॉट ज्वेल सॉइल होती है, और पुअर क्वालिटी होती है जी, इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। ठीक है जी। अब देखो पॉट ज्वेल सॉइल आई, तो मैंने उसी समय इसको सेपरेटली पॉट ज्वेल सॉइल क्या है इसको लिख दिया जी। तो ये बेसिकली इनफर्टाइल एसिडिक सॉइल होती है, मीन अधिक उपजाऊ नहीं होती, अधिक उपजाऊ नहीं होती। तो वाइट जहाँ ग्रे सब सरफेस लेयर होती है, राख ऐश जैसा कलर होता है इसका। ये देखो, जहाँ फोटो देखो, ये आपका सरफेस है, सरफेस के नीचे ये देखो, ये वाला जो वाइट सा पोर्शन है, सरफेस के जस्ट नीचे वाइट या ग्रे कलर की होती है ये मिट्टी। इसमें न्यूट्रिएंट नहीं होते, इसके अंदर जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो लीच कर जाते हैं इनटू द लोअर डार्क कलर स्ट्रेटम। देखो ऐसा है, देखो जहां पर ना, जैसे मान लो कि इस एरिया में पत्ते पहले ही बहुत कम है, ऊपर से ऑर्गेनिक मैटर कम आया, और जो आया बारिश इतनी हुई कि इसका ऑर्गेनिक मैटर नीचे चला गया, पानी के साथ नीचे चला गया। तो जहाँ के जो मिनरल्स थे, न्यूट्रिएंट्स थे, ऑर्गेनिक मैटर थे, वो क्या है, लीच आउट कर गए। लीच आउट का मतलब समझते हैं, पानी के साथ नीचे बह गए। तो इस एरिया में, इस सॉइल में जो आपके न्यूट्रिएंट हैं बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। ठीक है जी, न्यूट्रिएंट्स कम है, और इसलिए ये बहुत अधिक उपजाऊ नहीं होती।
और दूसरी तरफ क्या होता है कि इसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बचा थोड़ा बहुत, उससे जो एसिड जनरेट हुआ वो एसिड न्यूट्रलाइज नहीं होता बेस के द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे। देखो एक होता है एसिड, ठीक है जी। अगर एसिड को, उसके उल्टा होता है बेस। अगर एसिड को बेस ना मिले, अगर एसिड को बेस मिले तो ही जाके वो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, न्यूट्रल होगा। अगर एसिड को बेस ना मिले तो वो एसिडिक ही रह जाएगा। चलो हम अधिक डीप नहीं जाते, आपने ये याद रखना है पोर्ड जॉइल सॉइल एसिडिक होती है और इसमें न्यूट्रिएंट बहुत कम होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट पानी के साथ कैसे भी नीचे चले जाते हैं। ओके, ये एक बात है मेन। ओके जी, लीच कर जाते हैं, लीच का मतलब बह गए। तो पोर्ड जॉइल सॉइल का नाम आते ही आपके मन में आएगा कि ये इनफर्टाइल है और एसिडिक है, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है जी। आगे देखो, आगे थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसकी सॉइल क्वालिटी इतनी बेकार पुअर क्यों होती है? एक तो ये है, देखो पहले समझो सॉइल क्या होती है। सॉइल देखो, ये है चट्टाने, रॉक, ठीक है जी, रॉक है। तो रॉक की तोड़फोड़ हुई और रॉक का पाउडर जहां पर जमा हो गया, ठीक है जी, रॉक का पाउडर। और इसके साथ इसमें ऐड कर दो जी ऑर्गेनिक मैटर। पेड़ों के पत्ते या कोई जीव जंतु जब सलगड़ जाते हैं, उनका ऑर्गेनिक मैटर प्लस रॉक का पाउडर, ये मिलकर बनाता है सॉइल। ये याद रखना। सॉइल क्या है? सॉइल क्या है? जिसमें मिनरल मैटर होते हैं, जो कि चट्टानों का पाउडर वगैरह होता है, और प्लस ऑर्गेनिक मैटर, ये आपस में मिक्स करेंगे तो जाके सॉइल बनती है, ठीक। पर इस एरिया में क्या होता है कि जो चट्टाने हैं उनकी तोड़फोड़, उनकी वेदरिंग बहुत कम होती है, क्योंकि कोल्ड एनवायरनमेंट है। कोल्ड एनवायरनमेंट में एक्टिविटीज़ वगैरह कम होती है ऑर्गेनिज्म की, प्लांट की, इसलिए ये चट्टानों की तोड़फोड़ भी कम हुई। तो चट्टानों का पाउडर नहीं मिला, मिनरल नहीं मिले, तो मिट्टी नहीं बनेगी। ओके, ढंग की मिट्टी नहीं बनेगी। दूसरा ये है कि जो आपके पेड़ पौधे हैं वो क्या है, कॉनिफरस है, तो इनकी जो पत्ते वगैरह हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो जड़ते बहुत कम हैं, तो इनको लिटर बहुत कम मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर कम मिलता है, तो ये न्यूट्रिएंट में रिच नहीं होते। अगर कुछ पत्ते गिर भी जाएं जमीन पर, ठंड के कारण इनका डिकम्पोजिशन बहुत स्लोली होता है, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर नहीं ऐड हो पाता। देखो मैंने बताया सॉइल में एक तो रॉक पाउडर होता है, तो रॉक पाउडर भी यहाँ पर बहुत कम आता है, क्योंकि वेदरिंग ऑफ रॉक्स बहुत स्लोली होती है, एक बात। दूसरा पॉइंट ये है कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। अब ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आए? अगर तो पेड़ों की पत्तों की बात करें तो वो बहुत छोटे होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट बहुत कम होता है, वो जड़ते बहुत कम है, और अगर थोड़े बहुत पत्ते आ भी जाएं तो उनका विघटन, डिकम्पोजिशन बहुत स्लोली होता है, तो इसलिए ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड नहीं हो पाता। इन कारणों के कारण यहाँ की सॉइल काफ़ी क्या है, पुअर होती है। इनमें मिनरल डेफिशिएंट होते हैं और ये एसिडिक होती है। एसिडिक क्यों होती है? ये देखो, लेस एवेपोरेशन, जब कभी थोड़ा बहुत पानी आया, बारिश हुई, तो वो मिट्टी में पानी जम जाता है, ठीक है जी। अच्छा, गर्मी है नहीं, ध्यान से समझो ये बात। ये मान लो मिट्टी है, मैं ऊपर से नीचे की तरफ बात कर रहा हूँ। अब ये मिट्टी है, तो ये नीचे मिट्टी के चट्टाने हैं, चट्टानों में मिनरल है, तो कभी जहाँ पर अगर पानी जमा हो गया, जहाँ पानी हो गया जमा, और गर्मी के कारण पानी ऊपर जाएगा, ठीक है जी, तो पानी ने अपने में जहाँ के न्यूट्रिएंट भी घोल लिए, मिक्स कर लिए, और जहाँ तक जाते जाते जहाँ पर वो मिनरल छोड़ देगा, सिर्फ पानी ऊपर चला जाएगा। तो कहने का मतलब है पानी की एवेपोरेशन के कारण क्या होता है, नीचे वाले न्यूट्रिएंट ऊपर वाली सतह पर आते हैं, ठीक है जी। पर अगर जहाँ पर ठंड ही हो, गर्मी हो ही ना, तो जो जहाँ पर पानी जमा है ना ऊपर वाली सतह पर, या जहाँ पूरी मिट्टी में पानी जमा है, वो एवेपोरेट ही नहीं होगा। अगर एवेपोरेट ही नहीं होगा तो नीचे के न्यूट्रिएंट ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है जी। तो लेस एवेपोरेशन होती है, इसलिए अपवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, चाहे कैल्शियम की बात हो, नाइट्रोजन की बात हो, पोटाशियम की बात हो, नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर की तरफ नहीं जाते, एक बात। अगला है जी मूवमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, ठीक है। जहां पर देखो फिर वैसे ही बात करो, ये है मिट्टी, ठीक है जी,
ये मिट्टी में थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं जहाँ पर मान लो, तो जब बारिश पड़ी तो पानी ऐसे बह गया, पानी बह गया तो पानी अपने साथ क्या है, न्यूट्रिएंट्स भी बहा कर ले जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, उसकी मूवमेंट होती है। इसके कारण क्या होता है कि जो जो न्यूट्रिएंट्स पानी में घुल सकते हैं, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, पोटाशियम हो जाए, ये सब क्या है, लीच हो जाते हैं, बह जाते हैं। इसके कारण भी वहाँ पर क्या है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह कम होते हैं। ओके जी। और दूसरी बात ये है कि जो इस प्लांट के लिटर ने, जहाँ और कोई ऑर्गेनिक मैटर है, जो उसका अवशेष बचा, जब उसका विघटन होता है तो ऑर्गेनिक मैटर बनता है। तो उससे क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, जब इनकी बॉडी डेड कर जाती है ना, तो उसके विघटन से ऑर्गेनिक एसिड भी रिलीज होता है जी। तो जो एसिड रिलीज हुआ, सिंपल आप कहो कि एसिड जो बना उनके विघटन से, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस मौजूद नहीं रहता। आप ऐसा समझिए, देखो न्यूट्रिएंट रिलीज हो गए, न्यूट्रिएंट जो है वो भी बेस का काम करते हैं, कुछ उसका भी योगदान है इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का के लिए। तो सिंपली आप ये याद रखो कि जो एसिड बने उनकी बॉडी के विघटन से, उसको बैलेंस करने के लिए बेस हमारे पास नहीं है। अम्ल को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्षार नहीं है, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, एसिड। इसलिए जहां की सॉइल क्या है, एसिडिक होती है। अल्केनाइल, हमने पढ़ा ना कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बह गए, अगर न्यूट्रिएंट्स बह गए तो वहां पर अल्कलाइन कैटायंस नहीं रहे, सिंपली बेस वाला कंपोनेंट नहीं रहे। तो ये बेस वाले कंपोनेंट ना रहने के कारण जो वहां पर एसिड जनरेट हुआ, उसको बैलेंस नहीं किया जा सका, उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सका। तो नेट सॉइल हो गई आपकी एसिडिक। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। आगे है जी टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखो ये धरती है, मैंने पहले बताया, ये भूमध्य रेखा है, ऊपर वाले हो गए कौन से आपके, कॉनिफरस, नीचे हो गए टेम्परेट, उसके नीचे हो गए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब टेम्परेट वाले ऐसे फॉरेस्ट जो कि पत्ते गिरा देते हैं, टेम्परेट मिडल लैटिट्यूड में पाए जाते हैं। मिडल लैटिट्यूड में देखो, ये होगा 0 लैटिट्यूड, ये होगा 90 डिग्री लैटिट्यूड, और मिडल वाले लैटिट्यूड में पाए जाते हैं आपके टेम्परेट फॉरेस्ट। और इसमें क्या है, क्लाइमेट मॉडरेट होता है, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी, और जो पेड़ हैं उनके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, ब्रॉड लीफ होते हैं, और वो एक निश्चित मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, डेसिडुअस होते हैं। डेसिडुअस का मतलब जो अपने पत्ते गिरा देते हैं एक खास मौसम में, जिनके पत्ते फॉल कर जाते हैं। ये वाले ट्री अपने लीव्स शेड कर देते हैं, कब जब पतझड़ आती है, और जब विंटर आती है तब तक ये पूरा का पूरा सफाया हो चुका होता है पत्तों का, सिंपल डंडियां सी खड़ी रहती हैं, टहनियां दिखती हैं, बियर ड्यूरिंग विंटर हो जाते हैं जी। और जब बहार आती है, बसंत आती है, तब नए नए इनके पत्ते निकलते हैं। ठीक है जी। और इस एरिया में रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है, थोड़ी थोड़ी होती है जी। और जहाँ की सॉइल कैसी है, पॉडजोलिक होती है और काफ़ी डीप होती है। ठीक, आगे है जी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऐसा जरा सोचो ना, पॉडजोलिक क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है कि बरसात के कारण जहाँ की जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीच आउट हो गए, बह गए। फेयरली डीप क्यों, क्योंकि पत्ते वगैरह ऊपर से गिरते हैं और नीचे तक उनका लिटर जाता है, नीचे तक उनका ऑर्गेनिक मैटर वगैरह, उनके न्यूट्रिएंट्स नीचे तक जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर नीचे तक ऐड होता है, तो डीप भी होगी। अच्छा, एक बात और है कि ये जरूरी नहीं है कि हमने एक एक लाइन को दिमाग में याद रखना है, मेन अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है आपने। ओके जी, आगे बात आती है जी टेम्परेट में एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि एवरग्रीन रहते हैं। इसको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं टेम्परेट वाले, उसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर अक्सर यूपीएससी प्रश्न पूछ लेता है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ऐसा होता है जहाँ पर जो गर्मियाँ हैं वो वार्म एंड ड्राई होती है। ये देखो मैंने लाल रंग में लिखा है मैंने, गर्मियों में बारिश नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गर्मियों में बारिश नहीं होती। और जो विंटर होती है वो ठंडी भी होती है और विंटर में बारिश होती है।
विंटर्स आर कूल एंड मॉइस्ट, मतलब बारिश विंटर में होती है, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, और जहाँ पर अक्सर आग लग जाती है इन जंगलों में, तो जिसके कारण काफ़ी नुकसान होता है। फायर इज एन इम्पॉर्टेंट हैजार्डस फैक्टर। फायर अक्सर लग जाती है इसलिए जहाँ के जो प्लांट है ना वो अडेप्ट कर चुके हैं, अनुकूलित हो चुके हैं, किसके लिए, ताकि जब जल जाएं उसके बाद दोबारा अंकुरित होकर फिर रीजनरेट कर लें। तो ये प्रश्न आ सकता है आपको, ऐसा कौन सा क्लाइमेट है जिसमें गर्मियाँ ड्राई रहती हैं, गर्मियाँ शुष्क रहती हैं और सर्दियों में बारिश होती है, और वहाँ पर फायर रेजिस्टेंस, फायर के अनुकूल जो अडेप्ट हो चुके हैं, फायर के हिसाब से अडेप्ट हो चुके हैं, ऐसे प्लांट पैदा होते हैं जी वहाँ पर, जो कि आग लग जाने के बाद, जब आग बुझ जाती है उसके बाद दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं क्विकली। तो ये है जी आपका मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है जी, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, उसके बाद आता है जी बात है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट में ही ऐसे फॉरेस्ट जहां पर रेन होती है जी। दीज फॉरेस्ट एग्जिबिट ए मार्क्ड सीजनैलिटी। सीजनैलिटी का मतलब समझते हो भी, ये गर्मी की रुत है, वेल डिफाइंड समर है, वेल डिफाइंड विंटर है। जो सीजन है उसको आप प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो, प्रॉपर उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, प्रॉपर उसका बिहेवियर होता है सीजन का। ठीक, प्रॉपर इन महीनों में ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इन महीनों में कम टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर और रेनफॉल के हिसाब से सीजनैलिटी बड़ी ही मार्क्ड होती है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। रेनफॉल हाई होती है क्योंकि रेन फॉरेस्ट है जी, तो रेनफॉल तो हाई होगी। और फॉग बड़ी जमती है जी, फॉग बहुत ज़्यादा होती है। और ये भी कहा जाता है कि इस एरिया में रेनफॉल से ज़्यादा फॉग इम्पॉर्टेंट है। फॉग इज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर देन रेनफॉल। रेनफॉल की अपेक्षा जो फॉग है, आपकी धुंध है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है। अगर टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें, दूसरे टेम्परेट फॉरेस्ट कौन से, एवरग्रीन या डेसिडुअस, उनके हिसाब से द बायोटिक डाइवर्सिटी ऑफ टेम्परेट रेन फॉरेस्ट इज हाई। जहाँ पर जीव जंतुओं की डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर देखो बारिश हो रही है, इसी के कारण ये मेजर फैक्टर है, तो इसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज मच लो एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये तो बात सही है जी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के हिसाब से टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी कम होती है, पर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी, टेम्परेट डेसिडुअस, टेम्परेट एवरग्रीन, उनके हिसाब से ज़्यादा होती है। ठीक है जी, ये बात होगी।